अब हम बात करने जा रहे हैं परागकोश का निर्माण किस तरह से होता है। इसके पहले हमने देखा था परागकण जो है उसके बाहरी जो कौन कौन सी परतें पाई जाती है, बट वो परतें और उसके अंदर विभज्योतक ऊतक मेरिस्मेटिक टिश्यू इनका निर्माण किस तरह से होता है वो हम देखने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन डायग्राम पर फोकस करना पड़ेगा। अब सबसे पहले क्या होता है, इसमें ध्यान देना आप लोग कि जो परागकण होते हैं, मतलब अगर परागकोश की बात करें तो परागकोश सर्वप्रथम कैसा रहता है, अंडे के समान रहता है। कैसा रहता है, अंडे के समान या गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है, जिसका बाहरी भाग, इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, ओनली बाहरी त्वचा होती है, बाहरी त्वचा होती है, और अंदर विभज्योतक जो कि मेरिस्मेटिक बोलते हैं टिश्यू, वो अंदर भरा रहता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें बाहरी जो है वो है आपकी बाह्य त्वचा, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, और अंदर जो है क्या भरा रहता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू, ये मेरिस्मेटिक टिश्यू उन स्टेम सेल्स की तरह होता है जिस तरह से हम लोगों में स्टेम सेल्स होती है, वो ग्रो करती जाती है, हमेशा मल्टीप्लाई करती रहती है, वो मेरिस्मेटिक सेल यही होती है। अगर हम आवृत्तबीजियों में बात करें, जो आवृत्तबीजी है उनमें जो परागकोश का या परागकणों का निर्माण होता है वो यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है, मतलब इसमें एक या अधिक आर्की स्पोरियल सेल भाग लेती है, आर्की स्पोरियल कोशिकाएं भाग लेती है, भाग लेती है। तो हमें समझ में आ रहा है कि सबसे पहले जो हमारा परागकोश जो सेल बनाएगी वो सेल किस तरह की होती है, एक गोलाकार अंडे के समान होती है, जिसमें एक लेयर होती है जो बाहर की लेयर होती है उसे बाह्य त्वचा एपिडर्मिस कहते हैं, और आंतरिक त्वचा अंदर जो है मटेरियल भरा रहता है उसे मेरिस्मेटिक कहते हैं। अभी हमने कोई ओनली क्या देखा है, एपिडर्मिस देखा है। अब इसके अंदर जो आपका टेपेटम कैसे बनेगा, एंडोथीशियम कैसे बनेगा, और मध्य लेयर किस तरह से बनेगी वो हम आगे देखेंगे, और परागकण का फॉर्मेशन किस तरह से होगा वो हम देखेंगे। अब क्या होगा, इसमें डिवीजन होता है। डिवीजन होता है तो कौन सा डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक मतलब होता है समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन होने के कारण जो इसकी अंदर की कोशिकाएं, ये तो हो गई बाहरी कोशिकाएं, ये भी क्या हो गई, बाह्य कोशिकाएं, बाह्य त्वचा हो गई, लेकिन अंदर जो है यहाँ पर क्या होती है, आंतरिक कोशिकाएं होती है, आंतरिक कोशिकाएं होती है, जिसे क्या कहते हैं, हाइपोडर्मल कोशिकाएं, सेल्स। अब ये जो हाइपोडर्मल कोशिकाएं हैं क्या करती है, रैपिडली ग्रो करती है। रैपिडली ग्रो करती है मतलब अपना जो है केंद्रक, इसमें कुछ पॉइंट हम लिखेंगे। इसमें क्या होता है, हाइपोडर्मल जो कोशिकाएं होती है, हाइपोडर्मल कोशिकाएं तेजी से वृद्धि करती है, साथ ही इसमें वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर ऊतक जो होते हैं उनका निर्माण हो जाता है, होता है। तो सबसे पहले क्या बने, वेस्कुलर टिश्यू बने। ये वाले जो है हाइपोडर्मल कोशिकाएं थी। हाइपोडर्मल के पहले भी किसका निर्माण होता है, वेस्कुलर टिश्यू, जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। जल और पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था करवाने के लिए सबसे पहले इनका निर्माण होता है। फिर हाइपोडर्मल कोशिकाएं जो होती है भोजन पानी लेकर तेजी से ग्रोथ करती है। कहाँ पर करती है, चारों कोनों पर, चारों कोनों पर, चारों कोनों पर क्या करती है, विकास करती है तेजी से। ये जो हाइपोडर्मल कोशिकाएं हैं, हाइपोडर्मल कोशिकाएं हैं, इनका जो केंद्रक होता है, इनका जो केंद्रक होता है वो स्पष्ट तथा
कोशिका द्रव्य घना हो जाता है, घना हो जाता है। इन्हें आर्की स्पोरियल सेल कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें आर्की स्पोरियल सेल कहते हैं, आर्की स्पोरियल कोशिका कहते हैं। अब क्या होता है, जो आर्की स्पोरियल कोशिकाएं होती है आगे चलकर दो भाग में डिवाइड हो जाती है। अब हमने यहाँ पर देखा कि ये बाहरी भाग हो गया, ये हाइपोडर्मल कोशिकाएं होगी, और ये जो हमारा भाग था ये क्या था? वेस्कुलर टिश्यू थे। वेस्कुलर टिश्यू मतलब संवहन ऊतक थे। अब क्या होगा कि ये जो कोशिकाएं हैं जिससे इनका केंद्रक बढ़ता है, केंद्रक स्पष्ट होता है तथा साइटोप्लाज्म घना होता चला जाता है, जिससे ये दो भाग में डिवाइड हो जाती है। क्या हो जाती है? दो भाग में डिवाइड हो जाती है। इन दो भागों में एक बाहरी भाग होता है और एक आंतरिक भाग होता है। अब बाहरी भाग देखिए, अब हम बात कर रहे हैं तो इन हाइपोडर्मल कोशिकाओं किसकी? ये भाग की, ये भाग की, ये भाग की और ये भाग की। ये चारों जो कोने हैं यही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ अभी तक भी टेपेटम एंडोथीशियम मिडिल लेयर का निर्माण नहीं हुआ है, ओनली बाह्य त्वचा है जो स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं। अंदर मेरिस्मेटिक टिश्यू थे जिसमें चार कोने वो बने। इसमें एक प्रकार की सेल थी जिसे हाइपोडर्मल कोशिका कहते हैं, जो कि आंतरिक रूप से बनती है। इसके मध्य में सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यू बनता है। क्या बनता है? वेस्कुलर टिश्यू बनता है, जो जल और भोजन का व्यवस्था करता है इन सेल्स के लिए। अब क्या करेगा? ये सेल डिवाइड होती है, केंद्रक घना हो जाता है, साइटोप्लाज्म घना हो जाता है, केंद्रक बड़ा हो जाता है, जिससे ये सेल दो भाग में डिवाइड हो जाती है। जिसमें ये जो दो बाहरी सेल होती है, इन बाहरी सेल को बोलते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं। प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं, तो ये भी बाहरी कोशिकाएं, ये भी बाहरी कोशिकाएं, ये भी बाहरी कोशिकाएं, ये भी बाहरी कोशिकाएं। इवन चारों कोनों पर ही आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, और चारों कोनों पर प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं जो कि बाहरी होती है। कैसी होती है? बाहरी प्राथमिक कोशिकाएं बनती है, जिसे बोलते हैं प्राइमरी पेराइटल कोशिकाएं, पीपीसी। क्लियर? ये ध्यान रखना, पीपीसी मतलब प्राइमरी प्राथमिक, पेराइटल मतलब भित्तीय, सेल्स मतलब कोशिकाएं। क्लियर? ये आपने को समझना है। तो यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। और जो अंदर की कोशिका होती है, एक और सेल बनती है अंदर की कोशिका। ये जो अंदर की कोशिका है, ये जो अंदर की कोशिका है, ये जो अंदर की कोशिका, ये सेम ही होती है। अब ये क्या होती है? ये इसे बोलते हैं आंतरिक प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिकाएं। क्या कहते हैं? आंतरिक प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिकाएं। अब इन्हें बोलते हैं पीएससी, मतलब प्राइमरी स्पोरोजिनस कोशिकाएं। क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पोरोजिनस कोशिकाएं कहते हैं। आंतरिक प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिकाएं इन्हें कहा जाता है। तो बाहरी क्या होती? आपकी प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं और आंतरिक प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिकाएं। अब यहाँ पर समझने की बात है, ध्यान देना। अब ये जो बाहरी कोशिकाएं हैं ये आगे चलकर क्या बनाएंगे, और आंतरिक जो कोशिकाएं वो आगे चलकर क्या बनाएंगे, वही हम देखेंगे। और ये जो सेल्स होती है, ये जो सेल्स होती है, ये दोनों प्रकार की, ये और ये सेल्स जो होती है एपिडर्मिस को छोड़कर, मतलब बाहरी भाग, ये वाले भाग को छोड़कर पूरा सेल्स के अंदर का पूरा भाग बनाती है। तो हाइपोडर्मल कोशिकाएं क्या कहलाई? आर्की स्पोरियल कोशिकाएं कहलाई। क्या कहलाई? आर्की स्पोरियल कोशिकाएं। सॉरी, यहाँ पर एक आर्की स्पोरियल कोशिकाएं। जब इनका केंद्रक बड़ा हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, कोशिका द्रव घना हो जाता है, तो आर्की स्पोरियल कोशिकाएं कहते हैं। यह आर्की स्पोरियल कोशिकाएं ही दो भाग में डिवाइड होती है। हाइपोडर्मल थी, हाइपोडर्मल से आर्की स्पोरियल बनी, बाहरी प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं, और आंतरिक क्या थी? बीजाणुजनक कोशिकाएं, पीएससी। क्लियर? अब इसके जो फंक्शन है, कार्य, उसको और चर्चाएं कर लेते हैं, हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या हुआ इसके अंदर वो देखते हैं। ये क्या होता है? तो जो हमारी पीपीसी होती है, प्राइमरी पेराइटल कोशिकाएं, ये आगे चलकर किसका निर्माण करेगी? एक तो टेपेटम बनाएगी, एंडोथीशियम बनाएगी,
और साथ ही मध्य लेयर का निर्माण करती है, मध्य परत बनाती है। क्लियर। दूसरा भाग था हमारा पीएससी, प्राथमिक जनक कोशिकाएं। अब यहाँ पर से क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि इन कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है और इन कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है। अब हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखें भैया, प्राथमिक द्वितीय कोशिकाएं ये हैं, इनसे क्या बना, ये बने। अब बीजाणुजनक कोशिकाएं पीएससी, स्पोरोजिनस कोशिकाओं से क्या बने, आगे जलकर किसका निर्माण होगा, परागकण या माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा। अब जो है हमारी जो आंतरिक कोशिकाएं होती है, जो पीएससी होती है, उनका आगे किस तरह से डेवलपमेंट होता है वो देखेंगे हम। तो पीएससी जो होती है प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। अब ये प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिकाएं हैं जो क्या बन जाती है, बीजाणुजनक ऊतक का निर्माण करती है। मतलब जब इनमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। जब इन सेल्स में, इन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, 1 से 2, 2 से 4 और बहुत सारे सेल्स बना लेती है और क्या बनाती है, बीजाणुजनक ऊतक का निर्माण करती है। जब ये बीजाणुजनक ऊतक का निर्माण हो जाता है तो ये बीजाणुजनक ऊतक जो होते हैं किसकी तरह एक्ट करते हैं, ये बीजाणु मात्र कोशिका की तरह एक्ट करते हैं। ये बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करते हैं। तो मतलब क्या होगा, बीजाणुजनक पहले तो क्या थी, बीजाणुजनक कोशिकाएं थी, अब ये बीजाणुजनक ऊतक बन गए। क्या बन गए, ऊतक, क्योंकि सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू, मतलब ऊतक बनते हैं। तो यहाँ पर कैसे बने, समसूत्री विभाजन से बने। जब हम इधर चल रहे हैं ना, जब ये ऊतक बन गए तो ये जो सेल से बीजाणुजनक ऊतक कोशिकाएं हैं, इनमें क्या हो रहा है, डिवीजन होता चला जा रहा है और ये क्या हो रही है, मात्र कोशिकाओं की तरह कार्य कर रही है। क्योंकि ये जो है मात्र कोशिकाएं कैसी है, 2n है। क्यों है, क्योंकि इनमें समसूत्री विभाजन हो रहा है। अब बीजाणुजनक मात्र कोशिकाएं क्या करेगी, आगे चलकर डिवीजन करेगी। कौन सा डिवीजन करेगी, अर्धसूत्री विभाजन होगा। इनमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसके अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम के नंबर क्या हो जाते हैं, आधे रह जाते हैं। क्रोमोसोम के नंबर आधे रह जाते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हुआ, प्रथम से द्वितीय हुआ, यहां पर बोलेंगे द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम के नंबर सेम रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी आधे हुए, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर यहाँ पर क्या है, पूरे पूरे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो बीजाणुजनक मात्र कोशिका की तरह इन्होंने कार्य किया, किसने, बीजाणुजनक ऊतक ने। इससे अर्धसूत्री विभाजन जब हुआ तो 2 सेल्स बनी जिसमें क्रोमोसोम के नंबर आधे रह गए। अब 2 से क्या बनी, 4 कोशिकाएं बनी। क्या बने, 4 बीजाणु बने। यहाँ पर क्या बने, 4 बीजाणु। तो यहाँ पर 1 2 3 4। अब ये कैसे हैं, हैप्लोइड है, अगुणित है, अगुणित है। क्रोमोसोम के नंबर क्या है, आधे। यहाँ पर 2n थे, यहाँ पर n है। क्लियर, बात समझ में आ रही। तो यहाँ पर क्रोमोसोम के नंबर आधे हैं, तो ये हमारे क्या बन गए। और एक और बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी बीजाणु बनेंगे वो सभी क्या होते हैं, क्रियात्मक, मतलब फंक्शनल बीजाणु का निर्माण होता है। फंक्शनल लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये सभी क्या है, फंक्शनल है, कार्य क्रियात्मक है। क्रियात्मक है तो ये आगे चलकर क्या बनाएंगे, परागकण का निर्माण करेंगे। किसके अंदर, परागकोश के अंदर। जब इनका डेवलपमेंट होता है तो ये जो है आपस में इस तरह से जुड़े रहते हैं, इस तरह से जुड़े रहते हैं। एक सेक्शन ये, एक ये, एक ये, एक ये, चारों आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन क्या होता है, जब इनके बाहरी परत जो होती है, बाहरी परत जो होती है उसमें केलोस जो होता है, केलोस, अब केलोस जो होता है एक लेयर होता है, इसमें क्या होता है, केलेज नामक एंजाइम आ जाता है। केलेज नामक एंजाइम वर्क करता है, जिससे ये क्या होती है, ये जो लेयर है यहाँ से ब्रेक हो जाती है, ये यहाँ से ब्रेक हो जाती है, ये यहाँ से और ये यहाँ से। चारों लेयर के जो लघु बीजाणु है वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से 1 2 3 4। तो परागकोश के अंदर 4 प्रकार के लघु बीजाणु एक बीजाणुजनक ऊतक कोशिका से बनते हैं। ये केंद्रक हो गया इनका। क्लियर। तो हमारे यहाँ लघु बीजाणु का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये पहले तो जुड़े रहते हैं, लेकिन केलोज
लेयर पर केलेज नामक एंजाइम वर्क करता है तो ये ब्रेक हो जाती है। जब ये ब्रेक यहाँ से हो गई है तो ये सेपरेटली अलग अलग हो जाते हैं और 4 लघु बीजाणु क्रियात्मक का निर्माण होता है और आगे चलकर ये लघु बीजाणु क्या बनाते हैं, परागकण बनाते हैं। आगे चलकर क्या बनेंगे, परागकण का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं या लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन भी कहते हैं। शुरू में परागकोश का निर्माण देख लिया हमने, फिर लघु बीजाणु का निर्माण, माइक्रोस्पोर का निर्माण या लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कुछ बच्चे इनको समझ में नहीं आए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। होप यहाँ तक क्लियर होगा। एक बार वो थोड़ा समझा रहे हैं आपको। इसमें जो है परागकोश के अंदर आंतरिक रूप से हाइपोडर्मल जो आर्किस्पोरियल कोशिकाएं थी, 2 प्रकार की सेल बनाती है, एक पीपीसी और एक पीएससी। पीपीसी जो है टेपेटम, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर का निर्माण करती है, जबकि पीएससी जो होती है परागकण का निर्माण करती है। कैसे करती है कि इसकी जो पीएससी कोशिकाएं होती है, मतलब बीजाणुजनक कोशिकाएं हैं, उनमें समसूत्री विभाजन होता है और बीजाणुजनक, लघु बीजाणुजनक ऊतक का निर्माण करती है। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है और आगे चलकर इनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्रोमोसोम के नंबर आधे रह जाते हैं। द्वितीय अर्धसूत्री होने पर इसमें 1 से 2 सेल बनती है, 2 से 4 सेल्स का निर्माण होता है। जब ये सेल या अगुणित कोशिकाएं बनी तो ये कैसे क्या कहलाई, क्रियात्मक लघु बीजाणु कहलाई, क्रियात्मक लघु बीजाणु कहलाई। जब ये बनी तब ये आपस में जुड़ी हुई थी इस तरह से, क्लियर। लेकिन ये इसके आसपास क्या केलोस की लेयर है, ये लेयर को केलेज नामक एंजाइम क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, अलग अलग हो जाती है। तो इससे क्या होता है, 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो हम बोल सकते हैं परागकोश के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में एक लघु बीजाणुजनक टिश्यू या सेल से, कोशिका से कितने 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में भी पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो 4 लघु बीजाणु का इसमें क्या होता है, निर्माण होता है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और जो भी डाउट्स प्रॉब्लम्स रहे वो आप हमारे साथ शेयर करें, जिससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत आपके जो टॉपिक्स वगैरह होते हैं उनमें क्या होगा, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, मेहनत इस तरह से बरकरार रखिए और डेली वीडियो को देखिए। थैंक यू।